नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन, 3 नीड्स हैं. फर्स्ट वन इज ग्रोथ in size, and next one is functional differentiation. Differentiation. And third one is specialization. Specialization. Okay, so growth in size, that means need of organization is required more and more when size of the organization is increases, or growth, that means number of persons more, group or division of person is more, than activity of these all are must be integrated according to the organization goal. So need of coordination is required more. जितने ज्यादा लोग होंगे, जितने ज्यादा डिविजन्स होंगे, जितने ज्यादा ग्रुप्स होंगे, उतने ही लोगों को मैनेज करने के लिए कोऑर्डिनेशंस की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है. ठीक है, कोऑर्डिनेशंस की रिक्वायरमेंट बढ़ती है. तो ग्रोथ इन साइज इज वन ऑफ द फैक्टर और वन ऑफ द इंपॉर्टेंस or one of the reason by which coordination required. Second reason of coordination is functional differentiation. Functions, that means work of the organization, जितना ज्यादा डिफरेंट होगा, यानी जितने ज्यादा functions differ करेंगे, यानी different activities, functions और work perform होगा within an organization, या जो टास्क है अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शन डिवाइड किए जाएंगे, एंड स्मॉल फंक्शंस डिवाइडेड, देन नंबर ऑफ डिविजन्स मोर, देन नंबर ऑफ ग्रुप्स मोर. सो ईच डिपार्टमेंट वर्क इन आइसोलेशन बाय गिविंग इंपॉर्टेंस ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव. जितने ज्यादा लोग होंगे, जितने ज्यादा डिवीजन होंगे, क्लियर, जितने ज्यादा डिविजन्स होंगे उसके हेड होंगे, एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट होगी, स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, तो इनको मैनेज करने के लिए फंक्शनल डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है. दैट मीन्स नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, सेक्शंस, डिवीजन, एंड ईच डिपार्टमेंट वर्क इन आइसोलेशन बाय गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू इट्स ऑब्जेक्टिव, but all of are interlinked, interdependent, and must be correlate or must be interrelated to bring together to the activities of different section for achieving the organization goal. different sections होते हैं, डिपार्टमेंट होगा, वे उसके सभी हेड होंगे, सबका टास्क एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है. तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन होगा. फंक्शन का मतलब होता है रिलेटेड टू वर्क. ठीक है, रिलेटेड टू टास्क. जितने ज्यादा फंक्शंस होंगे उतने डिवीजन होंगे, जितने ज्यादा डिवीजन होंगे उतने ही नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे, और उनके एक्टिविटी एक दूसरे से डिपेंड होंगे, इंटर रिलेटेड होंगे, लिंक्ड होंगे. तो इस वजह से उनके एक्टिविटीज को ब्रिंग टुगेदर एंड सिंक्रोनाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, यानी उसके इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है. द कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू मिनिमाइज द डिफरेंसेस अमंग डिपार्टमेंट. अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच जो डिफरेंस होते हैं ड्यू टू देयर पोस्ट, ड्यू टू देयर वर्क, और सभी इंटरलिंक्ड होते हैं, तो उस डिफरेंसेस को मिनिमाइज करने के लिए एक ऐसे पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है जो सभी को इंटरलिंक करे, जिससे
कोऑर्डिनेशन कहते हैं, और इसके हेल्प से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल किया जाता है। सभी डिपार्टमेंट, सभी डिवीजन अपना सेपरेट डिपार्टमेंटल या डिविजनल रिक्वायरमेंट तो पूरा करता है, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव पूरा करता है, लेकिन सभी का ऑब्जेक्टिव एक दूसरे से इंटररिलेटेड होते हैं, तब जाकर एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है। ठीक है, जैसे अगर हम इसको दूसरे ढंग से सोचे, जैसे इंटरनेट, लैन और वैन, या कह सकते हैं एक इंटरनेट कनेक्शन से जितने ज्यादा सेट, चाहे वो लैपटॉप हो या कोई भी डिवाइसेस हो, मोबाइल हो, नंबर ऑफ डिवाइसेस more and more then require high net speed या लिंक का या इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो रोल इंटरनेट करता है एक दूसरे को कंबाइन करने में और एक दूसरे को ऐड करके रखने में, इंटरलिंक करने में, ठीक वैसा ही रोल होता है कोऑर्डिनेशन का, जो कि मैनेजमेंट उस फंक्शंस को परफॉर्म करता है, ताकि ऑल डिविजन्स और सेक्शंस और ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन must be interlinked, their activity must be integrated to achieve common goal, not individual. Individual goal तो है ही, और सभी इंडिविजुअल को कंबाइन करके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव किया जाता है। इसलिए फंक्शनल डिफरेंशिएशन जहां ज्यादा होगा, यानी नंबर ऑफ डिविजन्स होंगे, वहां पर कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। नेक्स्ट होता है स्पेशलाइजेशन। Specialization, that means high degree of a specialist expertise, जहां रिक्वायर होता है, जहां होते हैं, जहां पर क्वालिफाइड पीपल्स की नंबर ज्यादा होती है, number of qualified people is more than where a specialist working in the organization, if all the work done by its own way, that means create chaos and confusion. So there must be a coordination to control their or manage their specialization towards the organizational goal. ठीक है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपर्ट ज्यादा होते हैं, स्पेशलिस्ट ज्यादा होते हैं, स्पेशलिस्ट दैट मींस सेल्फ डिपेंडेंट, वो अपने वर्क में स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं। तो एक्सपर्ट्स नॉर्मली अपने काम को अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू देयर ओन विशेस, अकॉर्डिंग टू देयर ओन एक्सपर्टीज, स्पेशलाइजेशन, वर्क को और एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। तो वहां पर चूंकि डिफरेंस बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट स्पेशलिस्ट होते हैं, तो उन सभी के एक्टिविटी को इंटीग्रेट करने के लिए भी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है या उसकी नीड होती है। If all them work in their own way, that means all specialists, experts work in their own way, it will result in chaos and confusion. तो confusion create होगा कि किसे कब क्या कैसे करना है, ये प्रॉपर प्लान नहीं हो पाएगा। सभी लोग ये सोचेंगे कि वो एक्सपर्ट है, स्पेशलाइज्ड है, इसलिए मुझे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता, मैं अपने हिसाब से करूंगा। तो वहां पर कंफ्यूजन और chaos क्रिएट होता है। इसे दूर करने के लिए स्पेशलिस्ट की एक्टिविटी को एक कॉमन डायरेक्शन में मूव करना होता है, डायरेक्ट करना होता है, इसके लिए दैट में रिक्वायरमेंट होती है कोऑर्डिनेशन। तो दीज आर थ्री नीड और दीज थ्री इंपॉर्टेंस, ड्यू टू दिस कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड, या उसकी रिक्वायरमेंट होती है, या ये दीज रीजंस है जिसके बिहाफ में कोऑर्डिनेशन को मैनेज करना पड़ता है। ये हो गया आपके पार्ट चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, किसी को रिक्वायर क्वेरीज होगा वो नेक्स्ट डे क्लास में पूछेंगे। ठीक है, चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका डिफिनीशन। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिफाइंड एज ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन which serve as the basis for managerial decision making or action। ठीक है, ये इसके कीवर्ड्स हो गए। एक जनरल गाइडलाइंस है, सेट ऑफ गाइडलाइंस है
जिसके हेल्प से या जिसके बेसिस पर कोई भी मैनेजर या मैनेजरियल फंक्शंस को परफॉर्म करने वाला एम्प्लॉय डिसीजन ले सकता है या किसी एक्शन को पूरा कर सकता है या टास्क को पूरा कर सकता है। यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज अ जनरल गाइडलाइन, नॉट अ रेडीमेड सॉल्यूशन। माइंड इट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक जनरल गाइडलाइन है, एक रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है कि आप ईच एंड एवरी सिचुएशंस में वो प्रिंसिपल को अडॉप्ट करोगे, अप्लाई करोगे और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। ये एक गाइडलाइन है जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू टाइम सम चेंजेस को इंप्लीमेंट करते हुए या एज अ होल या एज इन देयर ओरिजिनल फॉर्म में आप इंप्लीमेंट करके किसी ऑर्गेनाइजेशन के एक्शन को या मैनेजमेंट अपने डिसीजन को पूरा कर सकता है, यानी मैनेजरियल फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, जैसे किसी भी काम को करने का कुछ सिंपल या जर्नल तरीका होता है, ऑर्डिनरी या जर्नल वे, जिसके थ्रू किसी एक्टिविटी को परफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन वो वहां पर मैनेजमेंट का सम अदर प्रिंसिपल्स या अदर रूल्स या गाइडलाइन भी इंक्लूड हो सकते हैं, अप्लाई हो सकते हैं। लेकिन जो आपके बुक में जो प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, देयर आर 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड 10 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, जो एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं जो मैक्सिमम या सभी मैनेजर या मैनेजमेंट स्टडी में इस प्रिंसिपल को यूज किया जाता है या मैनेजर्स यूज करते हैं ड्यूरिंग देयर मैनेजरियल वर्क। तो ये क्या करता है, एक गाइडलाइंस है जो डिसीजन मेकिंग और एक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। ठीक है, मैं पहले बताया कि ये एक रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, इसे कोई स्पेसिफिक टास्क पूरा हो इस प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करके ऐसा कोई जरूरी या सर्टेन नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये एक गाइडलाइंस के तौर पर माना जाता है, इसलिए ये एक सिर्फ गाइडलाइन माने जाते हैं। ठीक है, अब आता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल। देखिए बुक्स में अभी लिखा हुआ है, आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ द मैनेजर। मैनेजर्स के बिहेवियर को चेंज करता है या बिहेवियर के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स को सिलेक्ट करके इंप्लीमेंट किया जाता है। अब कुछ डिफरेंसेस दिए गए हैं, प्रिंसिपल्स दैट मीन्स मैनेजरियल या मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और साइंस प्रिंसिपल। दोनों तरह का प्रिंसिपल्स होता है जो हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, रूल्स लॉ ऑफ साइंस, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस, और एक होता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल। दोनों में क्या डिफरेंसेस है, दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, कुछ डिफरेंसेस है, आइए लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट प्रिंसिपल, मैनेजमेंट principles versus science principle। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड साइंस प्रिंसिपल। एंटिटी, अब ये क्या है देखिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड साइंस प्रिंसिपल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज फ्लेक्सिबल, फर्स्ट पॉइंट होता है फ्लेक्सिबल। साइंस प्रिंसिपल नॉट फ्लेक्सिबल। सेकंड पॉइंट, modified with the time, modified with time। ये साइंस प्रिंसिपल do not change,
with time. And last one is applied with absolute manner. And देखिए ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, मैं बोल रहा हूं फर्स्ट पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज फ्लेक्सिबल। क्लियर? मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होता है, दैट मीन्स उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं वर्ड टू वर्ड, या जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है सेम उसी फॉर्म में मैनेजमेंट प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होते। दैट मीन्स हो भी सकते हैं और कुछ चेंजेस के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इट इज अ फ्लेक्सिबल साइंस प्रिंसिपल, यानी प्योर साइंस प्रिंसिपल नॉट फ्लेक्सिबल। दैट मीन्स उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, वो जिस फॉर्म में डेवलप हुआ है उसी फॉर्म में, यानी कंप्लीट विद देयर ओरिजिनल फॉर्म मस्ट बी अप्लाइड at everywhere in every situation. So it is, that means science principle is not flexible. Clear? Second feature of management principle is modified with time. टाइम के अकॉर्डिंग उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, तो चेंज करने का एक रीजन ये भी है कि फ्लेक्सिबल है और समय के अनुसार जो टाइम के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट है, किसी प्रिंसिपल को एज इट इज इंप्लीमेंट नहीं करें, बल्कि उसमें कुछ अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज करके हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन साइंस प्रिंसिपल में क्या है, डू नॉट विद टाइम, चेंज विद टाइम। दैट मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? कोई चेंजेस नहीं, जिस फॉर्म में है सेम फॉर्म में वो अप्लाई होगा। एंड नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज अ कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। हमेशा इवैल्यूएट करना पड़ता है कि उसमें और क्या सुधार किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू टाइम, सिचुएशन एंड सिनेरियोज एंड अकॉर्डिंग टू द बिजनेस इन्वायरमेंट। क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, वो तभी होगा जब आप प्रिंसिपल्स को इवैल्यूएट करोगे कंटिन्यूअसली और ये आइडेंटिफाई करोगे कि वो एज इट इज, या जो प्लानिंग के साथ या जो ऑब्जेक्टिव के साथ उसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं, क्या उसमें फर्दर चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, फर्दर मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। इफ यस देन गो अहेड। दैट मींस ये तभी होगा जब आप उसे इवैल्यूएट करोगे। लेकिन साइंटिफिक प्रिंसिपल या साइंस प्रिंसिपल में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता, वो अप्लाइड इन एब्सोल्यूट मैनर, यानी पूरी तरह से ओरिजिनल फॉर्म में ही वो अप्लाइड होते हैं। उसमें इवैल्यूएशन की जरूरत नहीं पड़ती कि ये प्रिंसिपल बना है तो आज वो 100 ईयर्स 50 ईयर्स पहले प्रिंसिपल बना था, इन 2022 में वो उतना ही सक्सेस के साथ या इफेक्टिवली इंप्लीमेंट होगा या नहीं, तो उसे इवेल्युएट करने की रिक्वायरमेंट है। नो, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू इवेल्युएट एट दिस टाइम इन साइंस प्रिंसिपल। वो फुल फ्लेज में अपने ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल कंटेंट के साथ, ओरिजिनल फीचर्स के साथ ही अप्लाइड होंगे। सो इट इज कॉल्ड अप्लाइड इन एब्सोल्यूट मैनर। दिस इज वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन साइंस प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ये डिफरेंसेस होते हैं। तो देखो साइंस और मैनेजमेंट दोनों में अंतर समझ में आया। आप लोग 9-10 में साइंस प्रिंसिपल पढ़े थे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स वगैरह। तो जब वो बना था, ठीक है, उस वक्त भी वही तरीके थे। जैसे अगर हम यूं कहें, अगर मैथमेटिक्स का फॉर्मूला ले, फिजिक्स का रूल्स ले, केमिस्ट्री का फॉर्मूला ले, या जो रिएक्शंस होते हैं वो जब केमिस्ट्री में वो रिएक्शंस डेवलप हुए थे, आज भी एवरीवेयर वही रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, ना कि 2020 में अब रिएक्शंस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे CO2, O2, किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन होता है
तो जब वो फॉर्मेशन हुआ था, जब वो इन्वेंट हुए थे, तब भी वही रिजल्ट, वही रिएक्शन थे, आज भी वही है। उन दोनों के बीच कोई चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम नहीं होता, या हम लोग उसे बदल कर एब्सोल्यूट मैनर में ही इंप्लीमेंट करते हैं, चेंज करके नहीं। रिएक्शंस, ठीक है, फिजिक्स का लॉ जब वो एग्जिस्टेंस में आया था तो भी वही आउटपुट सेम मैनर में अप्लाइड एंड सेम इफेक्ट होते थे, आज भी वही इफेक्ट होता है। चाहे कोई भी फिजिक्स का रूल ले लीजिए, चाहे वो 100 ईयर्स बिफोर, 200, 300, 500 बिफोर डेवलप किया गया। मैनेजमेंट में टाइम टू टाइम चेंज हो जाते हैं। इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस जो मैनेजमेंट एक्टिविटीज स्किल थे, आज वो सभी के सभी लागू नहीं होते। आज के समय में सिनेरियोज, थिंकिंग, स्टैंडर्ड, सिचुएशंस चेंज हो गए, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी और प्रिंसिपल्स में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, नाउ मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस वैल्यूज। मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस वैल्यूज। मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस वैल्यूज। वैल्यूज क्या होते हैं? वैल्यू दैट इज रिलेटेड टू मोरल ऑफ सोसाइटी। रिलेटेड टू मोरल ऑफ सोसाइटी। ठीक है, हमेशा वैल्यूज सोसाइटी से बिलोंग करता है। ठीक है, ऑलवेज वैल्यूज रिलेटेड टू सोसाइटी, और ये पर्सनल बिलीफ के साथ होते हैं, यानी हर एक दूसरे का अपना वैल्यूज होता है लाइफ का, लाइफ जीने का, किसी टास्क को परफॉर्म करने का एक अवधारणा, एक बिलीफ, और सोशल नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, एक बिहेवियर होता है, उसके अकॉर्डिंग वो कुछ वैल्यूज डेवलप कर सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, ऑनेस्टी इज अ वैल्यू, एक ह्यूमन बिहेवियरल वैल्यूज होता है। किसी में ऑनेस्टी ज्यादा होती है, किसी में कम होता है, किसी में होता ही नहीं। ठीक है, और देखिए रिलेटेड टू मोरल ऑफ द एम्प्लॉय, एग्जांपल ऑनेस्टी। ठीक है, नेक्स्ट ये होता है रिलेटेड टू गाइडलाइन। ये गाइडलाइंस होते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल, और ये बिहेवियर होता है या मोरल ऑफ द ह्यूमन बीइंग, मोरल ऑफ द सोसाइटी होते हैं, जो वैल्यूज कहे जाते हैं। ये टेक्निकल्स होते हैं, ये नॉन टेक्निकल होता है, टेक्निकल इन नेचर, और ये एथिकल इन नेचर, एथिकल इन नेचर। दैट मीन्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है, सेट ऑफ रूल्स है, जो मैनेजमेंट को डिसाइड करने या किसी एक्शन को करने या नहीं करने में हेल्प करता है। और वैल्यूज ह्यूमन बिहेवियर है से बिलोंग करता है, मोरालिटी से बिलोंग करता है। ये पर्सन्स टू पर्सन्स वेरी करते हैं, ये पर्सनल बिलीफ को इंडिकेट करता है, ये एथिकल इन नेचर होता है, एथिक्स से रिलेटेड होते हैं, और प्रिंसिपल्स टेक्निक्स से रिलेटेड होते हैं। टेक्निक्स दैट मीन्स किसी पार्टिकुलर सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, तो कोई ना कोई टेक्निक यूज करना पड़ता है, तरीके, मेथड, प्रोसेस, जिसके हेल्प से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं।
ठीक है, या देखिए वैल्यूज में मैंने बताया कि रिलेटेड टू मोरल ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, अलग अलग सोसाइटी है, तो किसी एक टास्क को करने के कई सारे वेज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सोसाइटी एंड कस्टम। ठीक है, मैंने अभी एक एग्जांपल दिया ऑनेस्टी का, या किसी को रिस्पेक्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है, तो रिस्पेक्ट के कई सारे वेज हो सकते हैं, किसी से हाथ मिलाना, गले मिलना, पैर छूकर प्रणाम करना एक्सेट्रा। तो अलग अलग कस्टम्स में सोसाइटी के अलग अलग पार्ट या कैटेगरीज में एक ही टास्क को करने के लिए कई वेज हो सकते हैं। तो ये मोरालिटी पर डिपेंड करता है, सोसाइटी के ये एथिक्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया एथिक्स एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट टेक्निक। दोनों अलग है, और ये दोनों टेक्निक्स और प्रिंसिपल बोथ हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक। लेट्स सी टेक्निक्स क्या होते हैं, इट इज अ प्रोसीजर, मेथड, methods to perform tasks, less flexible, and it is broad and general guideline more flexible। लेट्स सी ये इसके कुछ डिफरेंस है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल यानी जिसके बिहाफ में, जिसके बेसिस पर मैनेजमेंट डिसीजन लेता है, वो एक गाइडलाइंस होते हैं या सेट ऑफ गाइडलाइंस है, जो उसके आगे भी मैंने बताया था, और ये फ्लेक्सिबल होता है, यानी उसमें चेंजेस आसानी से कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू टाइम। लेकिन जो मैनेजमेंट टेक्निक्स होते हैं, वो टेक्निक्स क्या है, किसी सिचुएशन को या टास्क को पूरा करने का एक मेथड हो सकता है जो पहले से सेट तरीके से किया जाता, या प्रोसीजर हो सकता है एक टास्क को पूरा करने के लिए, और ये फ्लेक्सिबल बहुत कम होते हैं या नहीं होते हैं। दैट मीन्स किसी टास्क को परफॉर्म करने का कोई आप मेथड या प्रोसेस डेवलप किए कि किसी टास्क को परफॉर्म करने का ये तरीका या मेथड होगा, तो उस मेथड को आप काफी एग्जामिनेशन, एक्सपेरिमेंट एंड इवेल्युएशन के बाद डेवलप किए होगे, एंड उसमें चेंजेस भी बहुत आसानी से नहीं हो सकता, इसलिए लेस फ्लेक्सिबल देन मैनेजमेंट प्रिंसिपल। मीन्स मैनेजमेंट टेक्निक इज लेस फ्लेक्सिबल और नॉट फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये दोनों के बीच में कंपेरिजन कर रहा हूं, तो प्रिंसिपल्स के कंपेरिजन में टेक्निक्स लेस फ्लेक्सिबल होते हैं बट नॉट कंप्लीटली रिजिड। ठीक है, रिजिड नहीं है, चेंजेस किया जा सकता है, कोई एक तरीका डेवलप किए किसी टास्क को परफॉर्म करने का, किसी एक्टिविटी को पूरा करने का, तो वो मेथड हम अल्टर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा लेस फ्लेक्सिबल होता है। तो प्रिंसिपल्स में आप अब आगे जो है बहुत सारे प्रिंसिपल्स बताएंगे, बहुत सारे टेक्निक्स बताएंगे, तो ये और क्लियर होगा जब इसके बाद का पॉइंट जो है वो टेक्निक और प्रिंसिपल से ही रिलेटेड टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो उसमें आपको और क्लियर होगा कि प्रिंसिपल्स और टेक्निक दोनों हैं क्या और डिफरेंसेस क्या हैं। अभी हम सिर्फ उसका नाम बता सकते हैं। जैसे अगर टेक्निक की बात करें तो एग्जांपल है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी
किसी टास्क को करने का क्या मेथड होगा, तो मेथड फिक्स करने से पहले बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस प्रैक्टिस किए जाते हैं, तब जाकर के कोई मेथड डेवलप होता है। ठीक है, मेथड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, तो उसमें चेंजेस की पॉसिबिलिटी होती है, मेथड, प्रोसीजर एक्सेट्रा। प्रिंसिपल्स जैसे मींस डिवीजन ऑफ वर्क, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क एक्सेट्रा आर प्रिंसिपल। तो डिवीजन ऑफ वर्क एक जनरल गाइडलाइन है कि किसी भी टास्क को करने के लिए पहले उसको स्मॉल यूनिट में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है,